हेलो एंड वेलकम गाइस, आपका हमारे चैनल जनरल कोडिंग में स्वागत है। आज एक बार फिर हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका होना मैंडेटरी ही है इन बिग डेटाबेस। जब हम बड़े बड़े डेटाबेस को मैनेज करने की बात करते हैं, उस डेटा को, जो डेटा एक टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर होता है, तो वहाँ हमें उसकी, हाँ तो ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि उसकी डेफिनेशन। द नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ if your table in redundant data so that remove that and improve the efficiency और टेबल मैंने जैसे बताया आपको कि एफिशिएंसी को बढ़ाने में ये ज़्यादा रोल बजाता है, और तो और आपकी रिडंडेंसी मतलब कि कॉम्प्लेक्सिटी को कम करता है। उसे नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। अब है नीड ऑफ नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत क्यों है? वैसे तो डेफिनेशन ही बोल देती है क्यों ज़रूरत है, लेकिन हमें अगर डीप में समझना है तो उसकी नीड के बारे में अंदर से चर्चा करनी पड़ेगी। तो यहाँ लिखा है कि इफ देर इज एनी डेटा एरर देन रेड्यूस विथ चेंजेस। अगर किसी डेटा में एरर है तो उसके चेंजेस करने में ज़्यादा हमें आपत्ति का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि बड़ा टेबल अगर छोटे छोटे टेबल में कन्वर्ट हो गया तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो गई, मतलब कि आप उसे समझ के उसमें कुछ भी सुधार वगैरह कर सकते हैं, बांध छोड़ कर सकते हैं। सेकंड है मोर ऑफ देम, दैट इज रिड्यूस डिस्क स्पेसिस। मतलब कि बड़ा टेबल अगर चला गया और उसे छोटे छोटे टेबल में बांट दिया तो वो स्पेस भी कम करेगा। डिस्क की स्पेसिस, स्टोरेज स्पेस की बातें नहीं हो रही है, डिस्क की स्पेसिस बोल रहे हैं। थर्ड वाला है इम्प्रूव द डेटा इंटीग्रिटी एंड स्केलेबिलिटी, डेटा एंड कंसिस्टेंसी एंड डेटा कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी वो हमने आगे डेफिनेशन में ही देख लिया। यहाँ बेसिकली उसके 6 टाइप है, लेकिन इंडस्ट्री वाइज अगर आप देखने जाए, रियल लाइफ में अगर देखने जाएं, इसका उपयोग सिर्फ बीसीएनएफ ही सीमित है, क्योंकि वो हाईएस्ट पॉइंट हो जाता है कि अगर आप टेबल को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर रहे हैं। फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कोई टेबल इतना तो नहीं होगा कि उसको इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी को घटा के इतने ज़्यादा टुकड़ों में बांट दिया जाएगा। इसलिए हम यहाँ फोर्थ नॉर्मल फॉर्म तक ही देखेंगे, मतलब कि फोर्थ नॉर्मल फॉर्म की भी यहाँ ज़रूरत कम होगी हमें। और इंडस्ट्री वाइज जनरल वाइज भी हम देख रहे हैं, लेकिन फोर्थ नॉर्मल फॉर्म कुछ कभी याद आ जाता है, मतलब कि कभी कभार उसका उपयोग हो जाए। अगर हम इंडस्ट्री वाइज देखें तो होता है, लेकिन अगर जनरल की बात करें तो बीसीएनएफ तक ही सीमित होता है, बहुत हो जाए तो, वरना 2 और 3 पे खत्म ही हो जाता है। वो हम आगे देखेंगे, इसलिए आपको अच्छे से समझ में। हाँ तो लेट्स स्टार्टेड। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। आपके सामने एक टेबल प्रस्तुत किया है मैंने, जिसमें कंपनी वाइज ही हम लेंगे, इसलिए अच्छे से आगे भी समझ में आने की कोई दिक्कत ना हो। स्कूल और कॉलेज वैसा वगैरह वगैरह हम नहीं लेंगे, डायरेक्ट कंपनी की बात करते हैं। यहाँ इनरोल नंबर लिखा है, मतलब कि इनरोलमेंट नंबर है। इनरोलमेंट नंबर मतलब कि कंपनी में जो एम्प्लॉय नंबर दिया जाता है उसे हमने यहाँ इनरोल नंबर किया है। तो फर्स्ट कॉलम का नाम है प्रोजेक्ट नंबर, फिर उसका नेम, इनरोलमेंट नंबर, इनरोलमेंट नेम मतलब कि एम्प्लॉय नेम, ग्रुप है, और उसकी सैलरी दी गई है। ये हवरली भी हो सकती है और हफ्ते की भी, ये यहाँ मैटर नहीं करती है। मतलब हमें तो कॉलम से मतलब है और अंदर के डेटा से, कितना डेटा है, कितना बड़ा है, उससे मतलब है। क्या लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है अभी के लिए। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म आप उसे कहेंगे कि ऑल डोमेन्स कंटेन एटॉमिक वैल्यू ओनली, मतलब कि टेबल के अंदर एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए, मतलब कि एक वैल्यू होनी चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। अगर इसे दूसरे शब्दों में, एक ऐसी वैल्यू कि जिसको हम छोटे छोटे खंडों में विभाजित नहीं कर सकते इन अ मीनिंगफुल वे। कर तो सकते हैं, इन्हें मीनिंगफुल वे में नहीं कर, मतलब कि यहाँ इनरोल है और नंबर है, दोनों को छोड़ नहीं सकते, मतलब कि उसका कोई मीनिंग नहीं हो जाएगा। तो यहाँ और
एंड लिखा है हैव एटलीस्ट वन प्राइमरी की। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्राइमरी की दी ही नहीं गई है। अगर हम कहें कि प्रोजेक्ट नेम तो एक सेम है, सेम है। प्रोजेक्ट नंबर उसमें भी ऐसा है। इनरोलमेंट नंबर उसमें E1 रिपीट हो रहा है। नेम तो वो तो कभी हो नहीं सकता। ग्रुप उसमें भी रिपीट हो रहा है। सैलरी भी नहीं हो सकती। तो मतलब कि यहाँ जो टेबल है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। मतलब कि ये मैंडेटरी है कि वहाँ एटलीस्ट वन प्राइमरी की होनी ही चाहिए। मतलब कि उसका मतलब ये है कि ये टेबल फिलहाल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। सो जब हम कन्वर्ट करेंगे प्रोजेक्ट नंबर और इनरोलमेंट नंबर को तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। तो ये उसका टेबल हो गया। लेकिन इसके वाइज अगर हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म को भी देखें तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के रूल वहाँ अप्लाई होते ही हैं। मतलब कि ये टेबल जो है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का है। बाकी जो टेबल दिखाए गए हैं नीचे वो है सेकंड नॉर्मल फॉर्म के। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में क्या कह रहा है, एवरी नॉन की एट्रीब्यूट, मतलब कि जो जिस कॉलम पे एक भी की, मतलब कि कैंडिडेट की, सुपर की, प्राइमरी की वगैरह वगैरह जो भी की वहां पे अप्लाई नहीं हो रही है वो किस में, प्राइमरी की पे ऊपर, की के ऊपर फुल्ली डिपेंडेंट होनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, तो यहाँ एग्जांपल में दिया गया है कि ये जो है बड़ा वाला टेबल वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है। लेकिन उसके हम डिवाइड करें तो ये दो प्राइमरी की वाले आएंगे। फिर हमने अभी बात की ऊपर कि एवरी नॉन की एट्रीब्यूट फुल्ली डिपेंडेंट प्राइमरी की। प्राइमरी की यहाँ दो है, मतलब कि ये कॉलम और ये कॉलम ये दोनों प्राइमरी की के अंदर आते हैं। सो दैट वी कंसीडर कि ये जो चार कॉलम्स है उसको इसके साथ लिखेंगे तो वो एग्जाम्पल ही हो जाएगा इसका। लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए, सेम एज P1 एंड P2। एक लाइन में नहीं लिख देना P1 और P2 यहाँ एग्जाम्पल में है ही, मुझे ज्यादा कहने की भी जरूरत नहीं। ये भी रिपीट नहीं हो रहा है, ये भी रिपीट नहीं हो रहा है, वैसे लिखना है। वरना तो P2 में दो रिपीट हो ही जाएंगे, लेकिन हमें एक ही लिखना है। यहाँ पे तीन हो रहे हैं, हमें एक ही लिखना है। उसे ही हम कहेंगे सेकंड नॉर्मल फॉर्म। ये आप देख सकते हैं तीन कॉलम भी हम एक साथ ले सकते हैं, लेकिन कोई भी रिपीट नहीं हो रहा होगा। नेम तो आता ही नहीं है, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा होगा, उसे हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म। तो अब आता है थर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो इट इज ऑल्सो कंटेंट सेकंड नॉर्मल फॉर्म रूल्स एंड एवरी नॉन की एट्रीब्यूट। नॉन की एट्रीब्यूट का मतलब क्या है कि जिस जिस कॉलम में, मतलब कि जिस जिस कॉलम में, यहाँ अब हम डेफिनेशन के साथ कंपेयर करते हैं कि थ्री कॉलम्स, ये है नॉन की एट्रीब्यूट। नॉन की एट्रीब्यूट ये तीनों है, मतलब कि ई नंबर, ई नेम, ग्रुप और सैलरी। एवरी नॉन की एट्रीब्यूट इज नॉन ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की। मतलब कि हम जिसमें प्राइमरी की नहीं आती है उसको भी हम साथ लिख सकते हैं। मतलब कि किस में से, उसमें ऑल्सो रिक्वायर्ड दिस सेकंड नॉर्मल फॉर्म रूल्स। उसके बाद हम जिसमें प्राइमरी की नहीं आती है उन दोनों को साथ लिख सकते हैं। मोटा मोटा इसका ये अर्थ होता है। तो बात ये BCNF की बात, BCNF मतलब कि बाई स्क्वाड नॉर्मल फॉर्म। तो इसमें ऐसा क्या खास है कि फोर्थ नॉर्मल फॉर्म और थर्ड नॉर्मल फॉर्म के बीच में ही इसका स्थान है, उसके आजू बाजू में कहीं पे भी नहीं है। वन और टू के बीच में क्यों नहीं है, इधर ही क्यों है। तो ये हम सेकंड एग्जांपल की मदद से देखेंगे। तो यहाँ पे है, हाँ, तो यहाँ लिखा है कि इट इज ऑल्सो फॉलो थर्ड नॉर्मल फॉर्म। थर्ड नॉर्मल फॉर्म के रूल यहाँ अप्लाई होंगे। एंड प्राइम एट्रीब्यूट इज नॉन ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की। मतलब कि एक्स टेंस टू अगर हम वाई ले तो उसमें एक्स हम सुपर की होना चाहिए, ऐसा यहाँ दिखा रहे हैं। मतलब कि BCNF इतना स्ट्रिक्ट रूल बताता है कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म से स्ट्रिक्ट रूल है। मतलब कि यहाँ पे अपडेट एनोमली जो है वो इंसर्ट एनोमली एंड डिलीट एनोमली उसको रिड्यूस करता है, मतलब कि दूर करता है। एंड द डुप्लीकेट डेटा रिडंडेंसी करता है। यहाँ एक टेबल दिया गया है कि स्टूडेंट, लैंग्वेज और फैकल्टी, यहाँ एक भी एक्स टेंस टू वाई, मतलब कि एक भी यहाँ पे की नहीं है।
मतलब कि कौन सी की सुपर की यहाँ पे मौजूद नहीं है, मतलब कि हम कह सकते हैं कि ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म, मतलब कि BCNF नहीं है और थर्ड नॉर्मल फॉर्म है। क्या बोला मैंने? थर्ड नॉर्मल फॉर्म है लेकिन ये BCNF नहीं है। तो यहाँ क्या करेंगे, वन स्टूडेंट एंड मल्टी फैकल्टी इंक्लूडेड। क्या कह रहा है यहाँ पे, फैकल्टी और लैंग्वेज दोनों को अलग कर दिया। F1 F2 F3 मतलब कि ये सुपर की हो गई, x टेंस टू y। क्या हो गई? सुपर की हो गई, x टेंस टू y, मतलब कि ये एक ही है, यहाँ पे मल्टी वैल्यू है। यहाँ भी ऐसा ही है, यहाँ एक ही वैल्यू है लेकिन यहाँ पे इसकी मल्टी वैल्यू है। ये इसका एग्जांपल है, बी बी देख सकते हैं आप, F2 F1 बी, ए F1 F4। तो उसे हम लोग कहेंगे BCNF। BCNF मीन्स बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म। द लास्ट इज जो हम कभी कभार यूज करेंगे इन रियल टाइम प्रैक्टिकल, नॉट द थियरी एग्जाम। दिस इज द रियल टाइम प्रैक्टिकल, हम कभी कभार ही इसका उपयोग करेंगे क्योंकि ये एक ऐसा स्टेज आता है कि वहाँ पे इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाता हो, वहीं पर इसका फोर्थ और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म का उपयोग होता है। इतनी ज़्यादा रिडंडेंसी घटाने के लिए उसका यूज होता है, जनरली इसका यूज नहीं होता है, BCNF तक ही सीमित होता है। तो यहाँ पे इट इज ऑल्सो फॉलोज BCNF। तो हमने देखा कि BCNF के रूल भी इतने स्ट्रिक्ट थे, तो इसके तो उससे ज़्यादा होंगे ही। क्या कह रहा है कि मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज, मतलब कि वन वैल्यू जो है वो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज होगी। ये है मंडे ट्यूसडे, लेकिन है कौन सामने? F01 747 1011 इस तरह से। तो उस तो फिलहाल ये जो आपको दिख रहा है ये मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज नहीं है, मतलब कि सॉरी है, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज है। यहाँ पे कहा गया है कि मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज होनी नहीं चाहिए, उसको हम फोर्थ नॉर्मल फॉर्म कहेंगे। तो इसे इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, किस में? मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज में। मतलब कि आप यहाँ देख सकते F01 उसके कितने मंडे और ट्यूसडे ये देखने वाले, ये हमें देखना ही नहीं है क्योंकि हमारे पास ये सामने जाएंगे दूसरी कॉलम में, तो यहाँ हमारे पास ये दो आ रहे हैं, तो दो का भी कुछ सॉल्यूशन करना पड़ेगा। मतलब कि मंडे और ट्यूसडे 1011 747 F02 के लिए। मतलब कि मोटा मोटा मैं ये कह रहा हूँ कि मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने कर डालने की है। F01 747 मंडे, F01 1011 मंडे, F02 707 वेनसडे, 727 वेनसडे। मतलब कि ये मल्टी वैल्यू यहाँ के पे कन्वर्ट हो गई और ये जो थी वो इसके सामने F01 F02 के नाम से रिप्रेजेंट कर दी। तो बात आती है कि ये लिखने की क्या जरूरत थी, मतलब कि हमने तो यहाँ पे फ्लाइट और प्लेन टाइप लिख ही डाला है, तो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी तो ऑलरेडी हो ही गई है, लेकिन यहाँ पे हमने डे को इंक्लूड नहीं किया है। BCNF भी अप्लाई होना ज़रूरी है, जो यहाँ पे हो ही जा रहा है, लेकिन फोर्थ नॉर्मल फॉर्म जो है वो यहाँ पे अप्लाई अभी भी नहीं हो रहा है क्योंकि सारी कॉलम का यूज नहीं हुआ है। कभी कभार कभी ऐसा होता है कि डेटा ज़्यादा हो और अगर स्टोरेज कम पड़े तो थोड़े से डेटा को हम डिलीट कर दे तो चलता है। नहीं, ऐसा नहीं करते क्योंकि सारा डेटा इंपॉर्टेंट ही होता है, इसलिए हमने डेटा के रूप में रखा होता है, वरना हम ट्रेस में भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे है फ्लाइट और डे का कॉम्बिनेशन, मतलब कि यहाँ पे तीन ही डे है, मंडे ट्यूसडे एंड वेनसडे। तो उसमें कौन कौन इंक्लूड है, तो कि 747 1011 एंड 727, उसमें जो जो आते हैं F01 जो कि चार है, मतलब कि वो दो बार आएगा, और F02 मतलब कि वो एक ही है, 707 मतलब कि वो एक बार ही आएगा। ये यहाँ पे आप स्पष्टीकरण से देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि हमने आज नॉर्मलाइजेशन के टॉपिक के बारे में देखा, मतलब कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम
डेटा को समझना सीख चुके हैं, बस इसका इम्प्लीमेंटेशन और प्रैक्टिकल ही बाकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।